स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। सो टुडे आज हम लोग जो टॉपिक आगे का जो स्टार्ट करने वाले हैं वो डाई नाइट्रोजन है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है, दैट इज़ डाई नाइट्रोजन। ओके, डाई नाइट्रोजन आप जानते हो N2 जिसकी हम बात कर रहे हैं। डाई नाइट्रोजन में आप लोग को प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, उसकी कुछ रिएक्शंस, सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले डाई नाइट्रोजन इज़ प्रोड्यूस्ड कमर्शियली बाय द लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। डाई नाइट्रोजन जो हमारा जिसकी मैं प्रिपरेशन की बात कर रही हूँ, सबसे पहले प्रिपरेशन आएगी। ठीक है, वन बाय वन हम सारी प्रिपरेशन देखेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन में आपको जो डाई नाइट्रोजन जो कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है वो लिक्वेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से प्रोड्यूस किया जाता है। तो लिक्वेशन मेथड हम ऑब्वियसली पहले हम कर चुके हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी हम देख चुके थे। सो ये दोनों मेथड जो है डाई नाइट्रोजन के लिए बहुत ज़्यादा कमर्शियली यूज किया जाता है। आपको लिक्विड डाई नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, लिक्विड डाई नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको लर्न रखना है, दैट इज़ 77.2 केल्विन। ओके, अब इतना मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। डिस्टिल आउट फर्स्ट लिविंग बिहाइंड लिक्विड नाइट्रोजन, यानी कि उसके बाद इतना निकलने के बाद थोड़ा बहुत उसके बाद थोड़ा बहुत आपको लिविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन। अब डाई नाइट्रोजन है, आप समझो नाइट्रोजन, तो हमारे पास इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो चीज़ हैं, तब जाके ये डाई नाइट्रोजन बना हुआ है। सो हम ये कह सकते हैं इसमें कि जो हमारा लिक्विड डाई नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन होगा, वो डिस्टिल आउट होगा सबसे पहले फर्स्ट लिविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन, यानी कि डाई नाइट्रोजन निकल गया और ऑक्सीजन को बाहर, मतलब जो बच गया वो ऑक्सीजन का रह जाएगा। सो फर्स्ट लिविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को सिर्फ और सिर्फ वो बाहर की ओर रखेगा, और डाई नाइट्रोजन तो बॉइलिंग पॉइंट में इतना निकल गया। सो ऑक्सीजन आपको पता चल गया कि ऑक्सीजन अब कितना रह जाएगा, दैट इज़ योर 90 केल्विन। ओके, बॉइलिंग पॉइंट उसका। अब सबसे पहला जो प्रिपरेशन में मेथड आती है जिसे हम कहते हैं लेबोरेटरी। ठीक है, सबसे पहला जो है वो दैट इज़ लेबोरेटरी मेथड हम कह सकते हैं। डाई नाइट्रोजन को हम प्रिपेयर कराते हैं बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्राइट। तो देखो, सबसे पहले हम अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड एक्वस में प्लस सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, ये हमने ले लिया एक्वस में। ये प्रिपरेशन बेटा आपको लर्न रखनी पड़ेगी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। अमोनियम, नीचे आपको नाम भी लिखना है, अमोनियम, मेरे पास स्पेस नहीं है इस वजह से अमोनियम, ये आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा दोनों स्ट्रक्चर्स का, तो थोड़ा ध्यान रखना। इसका नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, यस अमोनियम क्लोराइड। ओके, ये अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा आप लोग का, और ये हो जाएगा दैट इज सोडियम नाइट्रेट। क्लियर? ओके, सो आपको रिएक्शन लिखते वक्त, कोई भी आप रिएक्शन लिखो तो आपको नीचे नाम ज़रूर लिखना है, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये दोनों आपने लिखा। अब देखो हमारे पास तो किसकी प्रिपरेशन है, डाई नाइट्रोजन की। आप अगर रिएक्शन में आप लोग अगर नीचे नेम नहीं लिखते हो तो आप ऊपर ऐसे लिख दिया करो, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है कि डाई नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। अब यहाँ से आप देखो N2, हमारा जो N2 गैस है जो कि हमारा मेन फोकस था डाई नाइट्रोजन पे, वो निकला। उसके साथ साथ 2 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ से निकल जाएगा, और प्लस NaCl, यानी ये Na और ये Cl बाहर आउट हो जाएगा। क्लियर? तो आप इसको बैलेंस करके आप चेक कर लोगे कि हमारा ये रिएक्शन पहला हो गया। अब इसमें आप देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ NO एंड HNO3, दैट इज NO एंड HNO3 आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। इसमें NO और HNO3 भी फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हो गई बात? ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो NO भी प्रेजेंट है, HNO3 चाहे तो वो भी हम ले सकते हैं। सो दोनों ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। देयर इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव्ड बाय पासिंग द गैस थ्रू एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। अब इनकी इम्प्योरिटीज़ हम कैसे रिमूव करा सकते हैं, जब हमें सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट अप कराना पड़ेगा।
ठीक है, उसकी भी एक रिएक्शन गिवन है आप लोगों को, तो वो रिएक्शन आप लोग को अच्छे से लर्न रखनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? ओके, क्लियर? यस। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, N2 प्लस वाटर और NaCl हो गया था। यहाँ पे NO एंड HNO3 आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, स्मॉल अमाउंट में मिलेगा आपको। और ये जो इम्प्योरिटीज़ है उसको हम रिमूव करा सकते हैं जब आप कौन सी गैस पास आउट करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड। अब वो सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा। ओके, एंड इट कैन बी ऑल्सो ऑब्टेन बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। आप अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो, यानी उसको तोड़ दो बाइफरगेट करके, तो हमारा N2 गैस इजीली मिल पाएगा। तो देखो, आपको ये याद रखना है कि हमारे पास अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, तो ये देखो अमोनियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन अगर बताऊँ तो NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट। क्लियर? इसको आप हीट अप करा दो, हीट सिंबल लगा सकते हो, हीट भी लिख सकते हो, तो आपको N2 गैस मिल जाएगी, डाई नाइट्रोजन गैस। उसी की प्रिपरेशन हम देख रहे हैं, 4 टाइम्स वाटर प्लस Cr2O3, ठीक है, Cr2O3 यहाँ से आपको क्लियरली मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद आपको प्योर, वेरी प्योर अगर नाइट्रोजन चाहिए तो उसको हमें दैट कैन बी ऑब्टेन बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम अजाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स अगर आपको एकदम प्योर नाइट्रोजन चाहिए, क्लियर हो गई बात, तो दैट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम अजाइड। तो देखो ये आपको याद रखना है कि सोडियम ले सकते हो आप और बेरियम एजाइड, ठीक है, 2 टाइप के कंपाउंड्स हैं हमारे पास। तो ये बेरियम अजाइड ले लो आप लोग, तो इसका फॉर्मूला होता है BaN3 होल ट्वाइस। क्लियर? यहाँ से आपको देखो प्योर बेरियम मिलेगा प्लस 3N2, तो ये हमारा हो गया प्रिपरेशन डाई नाइट्रोजन का। ओके, सो ये था आप लोग का। अगर आपको प्योर N2 चाहिए तो ये कितनी बार पता है अलग से ऐसा पूछते हैं कि प्योर नाइट्रोजन को ऑब्टेन कराने के लिए हमें कौन सा कंपाउंड लेना पड़ता है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे सोडियम और बेरियम एजाइड लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें तब ये प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड होता है। सो ये सारी इसकी प्रिपरेशन थी कुछ। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, किसकी, डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। यस, तो हम लोग अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कुछ। तो डाई नाइट्रोजन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है ज़रा ध्यान से समझना। डाई नाइट्रोजन एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस है। तो पहला कलरलेस, कोई कलर नहीं होता इसका। सेकेंड वन इज़ ऑर्डरलेस, कोई भी इसका आप स्मेल देखोगे तो कैसा होगा, इसका कोई स्मेल नहीं होगी, यानी कैसा हो गया ये, ऑर्डरलेस हो गया। ओके, थर्ड वन इज़ टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता। और फोर्थ वन इज़ नॉन टॉक्सिक गैस है। क्लियर? एक होता है ना, एक हाईली टॉक्सिक होता है, और ये कैसा है, नॉन टॉक्सिक गैस है। तो नाइट्रोजन एटम हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स। याद रखो नाइट्रोजन के 2 स्टेबल आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से स्टेबल आइसोटोप्स हैं? तो आइसोटोप्स की बात जब भी आती है तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन के अंदर N14 एंड N15, ये 2 आपके नाइट्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। जैसे अपने कार्बन के अलग अलग पढ़े थे ना, वैसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन के अलग अलग आइसोटोप N14 एंड N15 होते हैं। अब इसका जो, इसकी एक्चुअल में नाइट्रोजन जो होता है ना, वो वेरी लो सोल्यूबल इन वाटर है, यानी उसकी वाटर में सोल्यूबिलिटी बहुत ही कम होती है। यानी कि 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर ऑफ वाटर ले तो 273 केल्विन बनेगा, टेम्परेचर 1 बार प्रेशर बनेगा, थोड़ा उसका फ्रीजिंग कम होगा बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली। तो ये सब जो है ना, तो कैसा है नाइट्रोजन, कैसा है, एक और प्रॉपर्टी आएगी, लेस सोल्यूबिलिटी इन वाटर। ओके, सो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई इसकी। अब उसके बाद आप देखोगे डाई नाइट्रोजन इज रेदर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड। आप जानते हो N ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो क्या होगा, अब इसको अगर मान लो बॉन्ड तोड़नी है तो हमें हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी लगानी पड़ेगी ना, हायर बॉन्ड एंथैल्पी देनी पड़ेगी बिकॉज इट इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सो थोड़ा टाइम लगेगा। सो डाई नाइट्रोजन रेदर इनर्ट रूम टेम्परेचर पे बिकॉज ऑफ, क्यों इनर्ट, इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ठीक है, इनर्ट ही रहता है रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड। उसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा, बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, हाई होती है, बॉन्ड एंथैल्पी
हाई होती है, क्योंकि उसकी बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है ना, एक होता है इजीली टूट जाते हैं, यहाँ पे 3 बॉन्ड है. हाउएवर इंक्रीजेज रैपिडली विथ राइज इन टेम्परेचर. लेकिन आप टेम्परेचर ज़्यादा फास्ट दोगे तो बॉन्ड भी जल्दी से टूटेगा. ठीक है, ओके. हाई टेम्परेचर पे डायरेक्टली कंबाइन विथ सम मेटल टू फॉर्म प्रीडोमिनेंटली आयोनिक नाइट्राइड्स. याद रखना, थोड़े हाई टेम्परेचर पे क्या करता है, नाइट्रोजन डायरेक्टली कंबाइन हो जाता है कुछ मेटल्स के साथ, और कोई ना कोई आपको कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा. जैसे कि यहाँ पे बोला है आयोनिक नाइट्राइड्स विथ नॉन मेटल्स एंड कोवलेंट नाइट्राइड्स. अभी देखो, 2 चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है कि जब भी आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, जब भी आप टेम्परेचर हाई करते हो, ठीक है ना, तो आप जब भी आप टेम्परेचर हाई करते हो तो इट डायरेक्टली कंबाइन विथ सम मेटल्स, यानी कि कुछ मेटल्स के साथ वो ईजिली फॉर्मेशन हो जाता है. कुछ मेटल्स के साथ फॉर्मेशन करता है तो उसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन है, आयनिक नाइट्राइड्स एंड विथ नॉन मेटल्स कोवलेंट नाइट्राइड्स. ठीक है, 2 चीज़ें हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो मेटल्स के साथ मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं हमारे पास. ओके, तो आपको पता है मेटल्स के साथ वो आयोनिक नाइट्राइड फॉर्म करेगा. मेटल्स के साथ कौन सा फॉर्म करेगा, आयोनिक नाइट्राइड्स. ओके, और नॉन मेटल्स के साथ कौन सा होगा, कोवलेंट नाइट्राइड्स. याद रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रही हूँ, कोवलेंट नाइट्राइड्स. ये फॉर्मेशन ही करता है, आप टेम्परेचर हाई कर दोगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई कर दोगे थोड़ा थोड़ा, तो क्या होगा, वो डायरेक्टली कुछ मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है, और वो जो मेटल के साथ जो रिएक्ट करता है दे आर नोन एज आयोनिक नाइट्राइड्स, और जो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है दे आर नोन एज कोवलेंट नाइट्राइड्स. ओके, ये 2 नाम याद रखो, और इसके साथ इसकी रिएक्शन भी है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ. सो वो रिएक्शन भी आपको लर्न करनी है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा, डाई नाइट्रोजन. अभी देखो, यहाँ पे 6 टाइम लिथियम प्लस N2 नाइट्रोजन के लिए हीट दिया. ठीक है, हीट देने पे क्या होता है, 2 टाइम्स Li3N. ओके, अब यहाँ पे भी हमने लिथियम के साथ रिएक्शन कर दी डाई नाइट्रोजन की, तो हमारे पास यानी क्या हो गया, लिथियम एक मेटल है, उसके साथ डाई नाइट्रोजन ले लिया हमने, तो ये लिथियम नाइट्राइड बन गया, यानी आयोनिक नाइट्राइड बन गया, क्या आयन में टूट के. और वैसे ही आप मैग्नीशियम के साथ ले लो, यानी कि 3 मैग्नीशियम, ये भी मैग्नीशियम मेटल है, सो उसको N2 के साथ कंबाइन करा दो, हीट करा दो. सो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ योर Mg थ्राइस N2. क्लियर है ना, क्योंकि ये Mg थ्राइस है और N2, तो इस स्टेप में लिख सकते हैं ना. तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा. और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है. अब ये तो यहाँ पे बात कंप्लीट हो जाती है. अब एक प्रोसेस आता है जिसको हम कहते हैं हेबर्स प्रोसेस. मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसी के बाद है हेबर्स प्रोसेस, जो कि आपको लर्न रखना है. ठीक है, हेबर प्रोसेस हमेशा आता है एग्जाम में. क्लियर, चलो. तो हेबर प्रोसेस में आपको क्या होता है इसमें कि जो N2 है हमारा, वो क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाता है. मतलब डाई नाइट्रोजन की हम बात कर रहे हैं, तो N2 क्या करेगा, H2 के साथ कंबाइन होगा 773 केल्विन टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म अमोनिया. और क्या फॉर्मेशन करेगा, अमोनिया फॉर्मेशन करेगा. आई बात समझ में. ठीक है, तो ये इसका हेबर प्रोसेस कहलाता है. तो हेबर प्रोसेस में रिएक्शन याद रखो, मैंने अभी क्या बोला, N2 है जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, वो क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है. हाइड्रोजन के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है गैसियस फॉर्म में, ठीक है, कौन से केल्विन टेम्परेचर पे, 773 केल्विन टेम्परेचर पे, तो डायरेक्टली क्या करता है, 2 टाइम्स अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है. हेबर प्रोसेस मतलब अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, ये आप माइंड में सेट कर लो. यानी हेबर प्रोसेस की बात जहाँ पे हुई, तो यहाँ पे आपके माइंड में एक ही रिएक्शन आना चाहिए, N2 + 3H2 दैट गिव्स 2NH3. ओके, यानी अमोनिया का फॉर्मेशन होता है N2. ठीक है, H2, पहले H2 लिखो, फिर NH3 लिखो, फिर आप बैलेंस कर सकते हो. कैसे बैलेंस करोगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे पहले NH3 था तो आगे 2 लगा दो. ठीक है, अब हाइड्रोजन गिनो तो कितने, 6 हो गए हाइड्रोजन. ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन पहले कितने थे, 2, तो यहाँ पे 3 लगाने की जरूरत है. तो अब तो रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया. तो आपको बैलेंस कंपलसरी करना पड़ेगा. ओके, अब इसी के साथ आपको देखो डेल्टा FH- यानी इसकी जो एंथैल्पी है उसकी भी वैल्यू गिवन है, वो मैं आपको बताती हूँ. ओके, सो यहाँ पे है ना, मैंने आपको रिएक्शन जो बताई थी दैट इज़
N2 प्लस 3H2 दैट गिव्स 2NH3, ओके, है ना, ये रिएक्शन बताई थी। और उसमें आपको डेल्टा FH माइनस की वैल्यू भी गिवन है -46.1 किलो जूल पर मोल, यानी इतनी आपकी ये रिएक्शन कराने में इतनी फ्यूजन एंथैल्पी आपको लग गई है ना। और वो भी जो एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। दैट मीन्स कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, यहाँ पे हीट रिलीज हुई है ये रिएक्शन कराने में, इस वजह से साइन -46.1 आया है। क्लियर हो गई बात। तो ये हेबर प्रोसेस हुआ। अब लास्ट है जो क्या बोल रहा है, डाई नाइट्रोजन कंबाइन विद डाई ऑक्सीजन। याद रखो, देखो, डाई नाइट्रोजन कंबाइन विथ डाई ऑक्सीजन मतलब कि O2 उसके साथ कंबाइन करता है ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कि बोला है कि कितने हाई टेम्परेचर पे, एट अबाउट 2000 केल्विन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड NO का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, तो कितनी बार आपको डायरेक्टली ऐसा पूछते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मेशन कराने के लिए कौन से ऐसे दो रिएजेंट्स की ज़रूरत, सॉरी कौन से ऐसे दो रिएक्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, या कौन से ऐसा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। डायरेक्ट हेबर प्रोसेस पूछ लिया, डायरेक्ट N2 की प्रॉपर्टी पूछ ली, डायरेक्ट उसका प्रिपरेशन पूछ लिया। ओके, सो ये आपको कुछ ध्यान रखना है। तो जब भी आपको कंबाइन करता है डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन के साथ बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, यानी मैंने आपको क्या बोला, एट अबाउट हीट दे दो एट अबाउट कितना 2000 केल्विन टेम्परेचर पे, तो अब तब जाके आपको नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन मिलता है NO। क्लियर। अब इसकी कुछ यूजेस की बात कर लेते हैं, डाई नाइट्रोजन की क्या क्या यूजेस होते हैं। तो आप जानते हो द मेन यूज़ जो है डाई नाइट्रोजन का वो मैन्युफैक्चरिंग, अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। और अदर इंडस्ट्रियल केमिकल कंटेनिंग नाइट्रोजन। अब पता है बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ है जिसमें हम जो मान लो हम टैबलेट्स लेते हैं, हम बहुत सारी ऐसी केमिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें नाइट्रोजन का भी यूज़ किया जाता है, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। ओके, यानी नाइट्रोजन के बिना फिर वो कंपाउंड बन नहीं पाएगा। तो आप जानते हो कि उसके अदर इंडस्ट्रियल केमिकल यूजेस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं इसमें, तो सबसे पहला एक दूसरा एग्जांपल दे के रखा है, दैट इज़ कैल्शियम। देखो लिखा भी है कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड, यानी ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन का यूज़ किया गया है। इट ऑल्सो फाइंड यूज़ वेयर एन इनर्ट एटमोसफियर इज़ रिक्वायर्ड। जहाँ पे इनर्ट एटमोसफियर की ज़रूरत पड़ती है ना, वहाँ पे भी नाइट्रोजन का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो थर्ड पॉइंट आ जाएगा, दैट इज़ इनर्ट एटमोसफियर इज़ रिक्वायर्ड। क्लियर। चलो, तो ये याद रखना है आपको, जहाँ पे इनर्ट एटमोसफियर है वहाँ पे भी आपको नाइट्रोजन का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कौन सा ले सकते हो, आयरन है, स्टील इंडस्ट्री है। ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे, आयरन, स्टील इंडस्ट्री। क्लियर, बुक में गिवन है, आप लोग एक बार पढ़ लेना। फिर लिक्विड डाई नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल। यानी पता है N2 बायोलॉजिकल मटेरियल जैसे फूड आइटम्स है, ठीक है, इन सब को प्रिवेंट कराने के लिए भी हमें नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन गैस का यूज़ कराना पड़ता है। सो ये आप लिख सकते हो कि लिक्विड फॉर्म में पर लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड डाई नाइट्रोजन, सॉरी डाई नाइट्रोजन। ओके, लिक्विड डाई नाइट्रोजन का हमें दैट इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट। ठीक है, एज अ रेफ्रिजरेंट, यानी एक टाइप का क्या होता है, फ्रीज की तरह ही काम, मतलब फ्रीज़र की तरह ही काम करेगा एज अ रेफ्रिजरेंट। किस वजह से, ताकि वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व कर सके, उनको प्रिवेंट कर सके, और प्रिजर्व कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स, और वी कैन से फूड्स, फूड आइटम एंड क्रायोसर्जरी, इसमें भी बहुत यूज़ होता है। ठीक है, सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, बहुत ही अच्छा इसका यूज़ था। अब आता है इंटेक्स क्वेश्चन में, सॉरी एग्जाम्पल नंबर हम देखेंगे दैट इज़ 7.3। ठीक है, ये 7.3 एग्जाम्पल हम देख लेते हैं।
इसमें बोला है राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड। अब आप थर्मल देखो, पहले जो आपने लिखा था ना अजाइड वाला, वो बेरियम अजाइड का रिएक्शन था। क्लियर हो गई बात? और अब इसमें बोला है थर्मल डिकम्पोजिशन कराना है आपको सोडियम अजाइड का। तो थर्मल डिकम्पोजिशन सोडियम अजाइड का कराएंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? डाई नाइट्रोजन गैस ही मिलने वाला है। ओके, तो देखो मैं आपको करके बताती हूँ कैसे करना है। ये सोडियम हो गया, अजाइड मतलब N3, सोडियम अजाइड, अजाइड यानी N ट्रिपल बॉन्ड, मतलब सॉरी N3 ग्रुप जिसे हम कहते हैं, N3 यानी अजाइड, Na मिलके टोटल अजाइड बनाता है। अब यहाँ पे Na, ये Na साथ में और प्लस N2, ओके, Na और N2 डाई नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई इसकी वजह से, ओके, है ना, तब भी ये डाई नाइट्रोजन गैस का ही फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अभी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 2 आएगा बिकॉज यहाँ पे 2 है, और सोडियम कितना हो गया 2, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ओके, और अब देखो नाइट्रोजन कितना है 6 है, तो यहाँ पे 3 आएगा। क्लियर हो गई बात? अब ये रिएक्शन बैलेंस हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इसके बाद आप देखोगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि क्या बोला है इन टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज़ 7.3। ओके, 7.3 में क्या बोला है? वाई इज़ N2 लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। क्लियर? क्यों N2 इतना लेस रिएक्टिव होता है रूम टेम्परेचर पे, ऐसा आपको पूछा गया है। सो इंटेक्स 7.3 वाले क्वेश्चन में क्या बोला था? वाई इज़ N2 लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो क्यों N2 इतना लेस रिएक्टिव होता है रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल अपने? क्योंकि आप जानते हो कि 2 नाइट्रोजन की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं प्रेजेंट। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? प्रिटी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, उनको है ना, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है टू ब्रेक दिस बॉन्ड्स एंड पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन। इनको तोड़ के पार्टिसिपेट कराना रिएक्शन के अंदर, दैट मीन्स कि आपको लॉट ऑफ एनर्जी यूज़ करानी पड़ेगी इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। सो नाइट्रोजन इज़ कॉमनली रेफर्ड एज व्हाट? इट इज़ यूज्ड एज इनर्ट गैस। इस वजह से नाइट्रोजन को क्या बोला जाता है? इनर्ट गैस कहा जाता है, यानी ईजीली ये रिएक्ट नहीं करता। ओके, इनर्ट गैस बोला जाता है, मतलब एक्चुअल में क्या है कि हाई एबिडेंस में तो प्रेजेंट है लेकिन इसका लो कॉस्ट हो जाता है, और डिसोसिएशन एनर्जी जो इन मॉलिक्यूल्स की होती है वो फेयरली हाई हो जाती है। डिसोसिएट कराने, मतलब इनको इतना ज़्यादा टाइम लगता है आपस में, मतलब ये बॉन्ड तो इजीली बना लेते हैं लेकिन इनको डिसोसिएट कराने में, इनको अलग अलग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। डिसोसिएट एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लगती है, इस वजह से N2 जो है वो लेस रिएक्टिव होता है रूम टेम्परेचर पे। ओके, सो ये था आपका आंसर। ये हमारा टॉपिक डाई नाइट्रोजन कन्फर्म यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला, और आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।